हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं एंड उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक आज के इस सेशन की बात है, तो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन GS1 से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एंशियंट इंडिया से है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एंशियंट इंडिया से है। देखिए क्या पूछा गया है। ये एक 15 मार्कर है, मतलब आपको डिटेल में इसको लिखना होगा। ठीक है, दो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्रीक्स एंड एंशियंट इंडियंस वॉज फॉर ए ब्रीफ पीरियड। यद्यपि यूनानियों और प्राचीन भारतीयों के बीच का जो संपर्क था, जो उनका कांटेक्ट था, वो काफ़ी कम समय के लिए था। ठीक है, बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेयरली वाइड इन रेंज। लेकिन उसका जो प्रभाव था वो काफ़ी व्यापक था, वाइड इन रेंज था। इसको आपको इलेबोरेट करना है, आपको इसको विस्तार से समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन यूनानी ग्रीक्स एंड एंशियंट इंडियंस वो काफ़ी कम पीरियड के लिए था। तो इसको आपको बताना होगा कि वो पीरियड कौन सा था। ठीक है, अगर ये पीरियड आप नहीं बताते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना होगा कि ये जो कांटेक्ट हुआ, ये जो संपर्क हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो देखिए कहा गया है वाइड इन रेंज, मतलब काफ़ी व्यापक था। तो आप केवल एक डायमेंशन लेके मत समझा देना, काफ़ी सारी डायमेंशन होगी जो आपको यहाँ पे समझानी होगी। इट मीन्स क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि ये जो कांटेक्ट हुआ है इसका इम्पैक्ट किस तरह से व्यापक था। तो जो डिफरेंट डायमेंशन है, जैसे कि पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्ट एंड कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये आपको बताना होगा। और सबसे एंड में आपको कंक्लूड कर देना होगा। जो पूछा गया है ब्रीफ पीरियड, वो कहाँ पे आएगा, वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे पार्ट्स यहाँ पे एड्रेस आपको करने होंगे। अब देखिए सवाल उठता है कि जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की एंड ज्योग्राफी की, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? वो है एनसीईआरटी। ठीक है, जब हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो ये सारा मैटर आपको RS शर्मा वाली जो एनसीईआरटी है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट नहीं पता है तो इसको एक बार आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इनको एड्रेस करना है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि जो कांटेक्ट हुआ है ये किस पीरियड में हुआ था, क्योंकि वो पूछा भी गया है। तो आप यहाँ पे अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात कर सकते हैं। कब हुआ था? 326 BC में। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्होंने अनेक्स कर लिया था। और जो ग्रीक्स गवर्नर थे जैसे कि सेलुकस निकेटर, उनको हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद सेल्यूसिड एम्पायर बनता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब आपको RS शर्मा में मिल जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जो सेल्यूसिड एम्पायर था ये कब तक चलता है, 63 बीसी तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो रोम है वो इसका एनेक्सेशन कर देता है। लेकिन इसके बीच में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साथ ट्रीटी होती है सेल्यूसिड निकेटर की, कब होती है, 305 बीसी में, 305 बीसी में, ठीक है। और काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो काफ़ी ब्रीफ वाला ये पीरियड था जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये तो फर्स्ट फेज था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंड सेंचुरी बीसी था, अराउंड 200 बीसी, उसमें इंडो ग्रीक्स भी इंडिया में आते हैं। और उसके सबसे फेमस किंग कौन थे, किंग मिनेंदर, ये सब आपने पढ़ा होगा, मिनेंदर, ठीक है। और इनकी एक फेमस बुक भी थी मिलिंद पानो, वो आपने पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या पूछा गया है, अब ये पूछा गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या था। तो अब आपको जो डिफरेंट फील्ड हैं उनमें क्या इसका इम्पैक्ट हुआ था वो आपको बताना होगा, और ये सब कंटेंट भी आपको RS शर्मा में ही मिल जाएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था, वो ये था पॉलिटिकल इम्पैक्ट। देखिए ये जो एरिया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला, तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे किंग्स वगैरह होते थे, ट्राइब्स वगैरह होती थी, तो एक तरह का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था। लेकिन जब ग्रीक्स का इन्वेजन होता है तो हम देखते हैं कि इस पूरे एरिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो जाता है अंडर जो ग्रीक जनरल होते हैं उनके अंडर में, तो एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य, हमने बात की थी कि ट्रीटी होती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं सेल्यूकस निकेटर को, और फिर ये पूरा एरिया उनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद एक तरह का गेटवे हो जाता है, एक तरह का एंट्री स्टार्ट हो जाती है बाकी लोगों के आने की, और वो कौन थे, इंडो ग्रीक्स, उसके बाद पार्थियन, शाकास, कुशान, ये सब जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स होती हैं ये फिर इंडिया में एंट्री करती हैं। तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखिए जब ग्रीक्स का कांटेक्ट होता है इंडिया के साथ, तो बेसिकली इंडिया किसके कांटेक्ट में आता है, यूरोप के कांटेक्ट में आता है। नए नए रूट्स खुलते हैं, सी रूट्स खुलते हैं, लैंड रूट्स खुलते हैं, और जब आपका कांटेक्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग वगैरह बढ़ेगी, ठीक है। और ट्रेडिंग बढ़ने से जो आपकी इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। देन काफ़ी सारी क्राफ्टमैनशिप हमने सीखी, जो ग्रीक्स लोग आए थे वो काफ़ी फेमस क्राफ्टमैन होते थे, तो उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये पूरा कंटेंट ना आपको RS शर्मा में मिल जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम बात करते हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की, तो उसका ओरिजिन यहीं से है, ठीक है। उसमें इंडियन एंड ग्रीक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। हमने बात की थी ड्रामा की। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमने बात की थी, बेसिकली क्या है कि हमने एक क्रैश कोर्स लिया था प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए, जिसके सारे वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। मैंने हर टॉपिक काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखिए जहाँ तक ड्रामा की बात है तो इसमें भी ग्रीस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। जो कर्टन्स यूज होते थे उसको क्या बोला जाता था, यवनिका, ठीक है। यवन मतलब ये जो ग्रीक्स होते थे इनको यवन के नाम से बुलाया जाता था। देन कॉइनेज, देखिए इनके आने से पहले हमारे यहाँ पे पंच मार्क कॉइन यूज होते थे, ठीक है। बट उनमें क्या था कि आप डेट को या किंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो ग्रीक्स थे इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था कॉइनेज का। उसमें क्या था, जो किंग है उसकी इमेज भी होती थी, उसकी डेट वगैरह भी होती थी, तो आप सही से पता कर सकते हो कि ये जो कॉइन है ये किस किंग ने इशू किया है। तो ये भी उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन क्रोनोलॉजी, देखिए जो अलेक्जेंडर का कैंपेन था उसमें वो पूरा डेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके, तो कौन सा इवेंट कब हुआ ये पूरी क्रोनोलॉजी हमने वहाँ से सीखी है, और उससे फिर हमने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रोनोलॉजी। देन वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे हमको इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन एस्ट्रोलॉजी में क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने काफ़ी कुछ उनसे सीखा। दरअसल होरोस्कोप एक ग्रीक टर्म है, और इसको फिर हमने क्या किया, संस्कृत में क्या बोला इसको, होरो शास्त्र। तो ये इम्पैक्ट है एस्ट्रोलॉजी पे। देन मिलिट्री, देखिए जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था तो वहाँ पे ग्रीक्स का सेटलमेंट होता है, और फिर काफ़ी कुछ हम सीखते हैं ग्रीक लोगों से, जो वारफेयर टेक्निक्स वगैरह होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ इनसे सीखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि जो हमारी मिलिट्री है उसमें भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था।
तो ये तो हो गए सारे पॉइंट्स। अब देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है कि किस तरह से जो ग्रीक्स है उसका इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये वन वे नहीं था, ये टू वे था। जो इंडियन फिलोसॉफी थी, रिलीजन था, उसने भी इन्फ्लुएंस किया था ग्रीक्स को। और वो किस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे जो किंग मिनेंडर थे उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। विदिशा में एक बहुत ही फेमस पिलर, उसका क्या नाम है, हेलियोडोरस पिलर, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा कि वन वे नहीं है, टू वे है। ठीक है, दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस रहा है एक दूसरे की फिलोसॉफी का, टेक्निक्स का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन किसका है, ज्योग्राफी का है। एंड फिर से ये क्वेश्चन का कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। जो 11th की एनसीईआरटी है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन है और सारा कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको रिविजन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलस्ट्रेट द वर्टिकल एंड लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियन वाटर्स अलोंग विद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफ़ी कुछ इसमें पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन किसके बारे में है, जो ओशियन वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसमें टेम्परेचर, जो तापमान है, उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण किस तरह से होता है। तो आपको वर्टिकल भी बताना है और लैटिट्यूडनल भी आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। इसके बाद आपको वो सारे फैक्टर, वो सारे जिम्मेदार कारक भी बताने होंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए कि आपके आंसर में एक डायग्राम होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन जिस तरह का है तो यहाँ पर तो आपको डायग्राम बनाना ही होगा। कौन सा डायग्राम होगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या डिफरेंट पार्ट्स हो गए, आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताइए कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये वो सारे पार्ट हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन, अक्सर ज्योग्राफी में इश्यूज होते हैं कि हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करें, किस तरह से कंक्लूड करें। तो देखिए इंट्रोडक्शन तो हो जाता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी। और देखिए जहां तक पॉसिबल हो कोशिश करिए कि आप कंक्लूजन लिखें, न भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है ज्योग्राफी में। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो, अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए, भले एक लाइन में लिख दो, 2 लाइन में लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन, यहाँ पे बात हो रही है ओशियन टेम्परेचर की। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस बता दो कि उसकी स्टडी हमको क्यों करनी चाहिए, और ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। द स्टडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मरीन ऑर्गेनिज्म का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप पता कर सकते हैं। सेलिनिटी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है, इनके बीच में एक तरह का रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और देखिए इस तरह से आप काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के उनको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। या फिर जो की टर्म है, की टर्म जो है उसको आप डिफाइन कर दो, क्योंकि बहुत सी बार तो की टर्म के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप डिफाइन कर दो। जैसे कि ओशियन करंट वो क्या होती है उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो आप लिख दीजिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 तरीके से होता है, एक तो वर्टिकल है और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एंड देखिए ये फिर से जो कंटेंट है ये पूरा आपको मिल जाएगा जो 11 की एनसीईआरटी है। अब देखिए जहां तक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो ये जो ग्राफ है ये आपको बताना होगा। अगर ये ग्राफ आप नहीं बनाते हैं इट मीन्स आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है तो जो टेम्परेचर है उसमें हमको डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए डेप्थ यहाँ पे जो है वो बढ़ रही है और जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये रिलेशन आपको बताना होगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है,
इसके बाद आपको जो 3 लेयर सिस्टम है वो बताना होगा। और ये जो सिस्टम है ये मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, जो मिडिल एंड लो लेटीट्यूड है वहाँ पे होता है, क्योंकि जो पोलर है वहाँ तो टेम्परेचर वैसे ही काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो 3 लेयर सिस्टम आना चाहिए। फर्स्ट लेयर, इसको एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, ये जो टॉप लेयर होती है इसको बोला जाएगा फर्स्ट लेयर। और आप यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं 20 to 24 के बीच में आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एरिया की, तो वहाँ पे ये जो लेयर है ये पूरे ईयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर वार्म रहता है। अगर हम बात करें मिडिल लेटीट्यूड की, तो वहाँ पे ये केवल समर रीजन में ही सीजन में ही हमको मिलेगी, क्योंकि उसके बाद तो इसका भी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकेंड लेयर, वो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ी से देखिए काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर 22 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अराउंड 5 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। तो थर्मोक्लाइन ये सेकेंड लेयर होती है और इसमें टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज करता है। और उसके बाद आती है थर्ड लेयर। और देखिए थर्ड लेयर में जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तीनों लेयर आपको एक्सप्लेन करनी होगी। सेकेंड लेयर थर्मोक्लाइन एंड थर्ड लेयर, इसमें टेम्परेचर बिकम्स ऑलमोस्ट स्टेगनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी होगी। देन आप बता दीजिए कि जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही काफ़ी कम है, तो सरफेस वाटर का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस तरह का जो वेरिएशन है कि डेप्थ के साथ काफ़ी वेरिएशन हो रहा है, वो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी स्लाइट वेरिएशन हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूछा गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सरफेस पे किस तरह से आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है वो आपको बताना होगा। देखिए, जो एवरेज टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, ओशियन के सरफेस वाटर का, वो 27 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये देखिए ये हर जगह फिक्स नहीं है। जब आप इक्वेटर से मूव करेंगे, अगर ये इक्वेटर है, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होने लगता है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता रखनी होगी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपको इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसके नॉर्थ में आपको ये मिलेगा। और ये भी कहाँ पे मेंशन है, जो हमारी एनसीईआरटी उसमें साफ साफ दिया हुआ है। और ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। अब उसका रेट क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज, वो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटीट्यूड। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर दीजिए। अब इसमें जो वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है वहाँ पे आपको वार्म टेम्परेचर मिलता है, जो साउदर्न हेमीस्फीयर है वहाँ पे आपको थोड़ा कम टेम्परेचर मिलेगा। क्यों, क्योंकि लैंड वहाँ पे कम है, यहाँ पे लैंड का एरिया ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आइसोथर्मल लाइंस की बात कर सकते हैं कि वो लाइंस जिनका टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। और चाहें तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बट क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, अब क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो लेटीट्यूड है। हमने बात की थी कि जब आप इक्वेटर से मूव करोगे टुवर्ड्स पोल्स तो ये जो टेम्परेचर है ये कम होता है, उसकी रेट भी हमने बताई थी। और मैक्सिमम कहाँ होता है ये भी हमने बताया था, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन सेकंड क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसीलिए देखिए यही कारण है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आपको थोड़ा वार्म टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड ज़्यादा है एंड जो वहाँ का ओशियन वाटर है वो ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा लैंड से, इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। देन आता है प्रीवेलिंग विंड। अब देखिए, मान लीजिए कि ये सी है और ये लैंड वाला एरिया है, ये लैंड है और ये ओशियन है। तो अगर मान लीजिए एयर का मूवमेंट लैंड से सी की तरफ है तो ये वार्म एयर होगी, तो क्या करेगा, जो सरफेस वाटर होगा उसका ट्रांसफ़र होगा। और इससे क्या होगा कि जो नीचे का कोल्ड वाटर होगा इसमें अपवेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो विंड है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मान लीजिए ऑन शोर विंड्स हैं तो क्या होगा कि जो वार्म वाटर होगा उसका यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो जाएगा, ये भी आप बता सकते हैं। देन ओशियन करंट्स, देखिए आपको पता है कि ओशियन करंट वार्म भी होती हैं, कोल्ड करंट्स भी होती हैं। तो अगर कोई कोल्ड एरिया है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया,
उसका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अगर वहाँ पे वार्म करंट रहेगी जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इंक्लोज्ड सी, देखिए सी अगर इंक्लोज्ड है, ओपन सी नहीं है, अगर इंक्लोज्ड सी है तो वो भी एक फैक्टर होता है। किस तरह से, देखिए अगर हम बात करते हैं लोअर लैटिट्यूड की, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंक्लोज सी होते हैं इनका टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है जो ओपन सी से। और अगर हम बात करें हाई लैटिट्यूड की, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंक्लोज सी होते हैं इनका टेम्परेचर कम होता है उस एरिया में जो ओपन सी होंगे उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिन पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी भी होंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ज्योग्राफी को वहाँ पे कवर किया गया है। तो ये दोनों ही पार्ट हमने एड्रेस कर दिए हैं। अब आता है कंक्लूजन। अब देखिए कुछ खास कंक्लूजन इसमें बनता नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिख दीजिए कि दस ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कुछ और अच्छा सोच पा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि एक लर्नर की आंसर शीट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो किसी कारण की वजह से मैं आज डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं कॉपी को चेक करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों ने आंसर्स को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव का फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोग इसका पार्ट बन सकें, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।